हेलो नमस्कार दोस्तों, सहारनपुर जिया सब में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपके सामने मध्यकालीन भारत की वीडियो की जो सीरीज चल रही है उसकी अगली वीडियो आपके सामने मैं लेकर आया हूं, जो है हमारी दिल्ली सल्तनत का मामलुक वंश चल रहा है। उसके अंतर्गत हमारा आज का टॉपिक होगा किसको लेके, इल्तुतमिश को, जिसका शासन रहा है 1211 से 1236 ईस्वी तक। इससे पहले हमने इल्तुतमिश का, इससे पिछली वीडियो में जब हमने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ा था तो इल्तुतमिश का भी हमने बेसिक इंट्रोडक्शन हम पढ़ चुके थे, तो इसलिए हम बेसिक इंट्रोडक्शन की बात हमारी इससे पिछली वीडियो में हो चुकी है। तो आज हम उस बेसिक इंट्रोडक्शन से आगे बढ़ते हुए चलेंगे इधर, जिससे हमारा एक सीक्वेंस बना रहे हैं। मैंने कुछ शासकों के नाम लिख दिए हैं जिसमें हमने कुतुबुद्दीन ऐबक को पढ़ चुके हैं, आराम शाह को पढ़ चुके हैं। आज हमारा फोकस रहेगा पूरा का पूरा इल्तुतमिश पे। ये इल्तुतमिश के बाद के दो शासक रखे हैं मैंने, ठीक है, जिससे हमारा एक सीक्वेंस बनता रहे। जैसा कि जब मैंने दिल्ली सल्तनत का इंट्रोडक्शन कराया था उसमें मैंने जितने शासक लिखवाए थे मामलुक वंश के, वो कोई भी एक भी छूटे ना और आपको भी थोड़ा सा सीक्वेंस बनाने में ईजी रहे, ठीक है। तो इल्तुतमिश का जो शासन था 1211 में, जब वो जूद की लड़ाई के बाद इसको आराम शाह को पराजित करने के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठता है, ठीक है। तो 1236 तक इसका शासन रहता है। इसकी राजधानी दिल्ली थी। इसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं कि ये लाहौर से राजधानी को दिल्ली लाया था, इसलिए दिल्ली का भी पहला सुल्तान है। और इसने 1229 में उसके बगदाद के खलीफा से इन्हें शासन की स्वीकृति प्राप्त करी थी, इसलिए इसको दिल्ली सल्तनत का वैधानिक सुल्तान भी कहा जाता है। ये बात हो चुकी है। मैंने एक इसकी बात और बताई थी कि इल्तुतमिश को इल्बरी जाति का कहा जाता है, इसलिए इसे इल्बरी वंश भी कहा जाता है। इसके अलावा इसका एक नाम और है शमसी वंश। देखो, इल्बरी तो इसकी जाति थी, इसके वंश का नाम था शमसी वंश। क्लियर। अब इससे आगे बढ़ते हैं। हमें इसे शासन की प्राप्ति हो चुकी है। शासन की प्राप्ति के बाद क्या होता है, हमारा पहला टॉपिक होगा इल्तुतमिश की प्रारंभिक कठिनाइयाँ। मतलब जैसे ही इल्तुतमिश शासक बनता है, राजा बनता है, उसके सामने क्या क्या कठिनाइयाँ, प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। तो उनसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। ये मैंने स्टार्टिंग की 4 कठिनाइयाँ सामने रख दी हैं, जिसे हम एक एक करके पढ़ेंगे। जो हमारे सामने, जैसे दिल्ली के अमीर यल्दौज, बंगाल और कुबाचा, इन्होंने कैसे कैसे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, एक एक करके हम पढ़ते हैं। तो हम पहले पढ़ते हैं दिल्ली के अमीर। पहला टॉपिक हमारा दिल्ली के अमीर। तो मैंने आपको बताया था, जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद लाहौर में उसकी राजधानी थी, ठीक है, दिल्ली सल्तनत उस टाइम। तो लाहौर के जो अमीर थे, उसने इसके एक अयोग्य पुत्र आराम शाह को शासक बनाया था, जो किसी कामकाज का नहीं था। फिर इधर दिल्ली के अमीरों ने बुदायूं से इल्तुतमिश को बुलाया था कि भाई तुम आके राजपाट संभाल लो, ठीक है। क्लियर, ये इतनी बात क्लियर थी। तो यहाँ पे क्या आता है, कुछ दिल्ली के कुछ अमीर हैं। दिल्ली के अमीरों का 2 ग्रुप थे। जैसे ये दिल्ली है, यहाँ दिल्ली के अमीर है, इनके 2 ग्रुप थे। एक ग्रुप तो इल्तुतमिश को चाहता था कि तुम शासक बनो, एक तो इल्तुतमिश के सपोर्ट में था, ठीक है। एक इल्तुतमिश के खिलाफ था। ये नहीं चाहता था कि ये वो बने कि इल्तुतमिश शासक बने दिल्ली का। तो सपोर्ट वालों ने तक इसको इनवाइट कर दिया, पर जब ये राजा बन जाता है तो जो ये सपोर्ट नहीं करते थे, इन्होंने विद्रोह कर दिया। इन्होंने कहा कि भाई हम नहीं मानते हैं कि इल्तुतमिश हमारा राजा है। तो इन्हीं दिल्ली के अमीरों का, जिन्होंने इसे सपोर्ट नहीं किया, उन्हीं का ये दमन करता है। तो पहला हम टॉपिक पढ़ रहे हैं। इसमें क्या होता है, दो ग्रुप थे ये, एक तो जो सपोर्ट करता था, एक सपोर्ट नहीं करता था। जो सपोर्ट नहीं करता था उनमें जो थे उनका नाम था कुतुब्बी व मुइज्जी। कुतुब्बी व मुइज्जी नाम, ये 2 ग्रुप थे। मतलब जो सपोर्ट नहीं करता था ना, कुतुब्बी और मुइज्जी, ये 2 नाम थे जो इसको सपोर्ट नहीं कर रहे थे। तो ये दिल्ली में आता है, इन दोनों को क्या करता है, इनका दमन करता है और अपने आप को दिल्ली सल्तनत में इस्टेब्लिश करता है। भाई जहाँ उसकी राजधानी, वहीं पे लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो कैसे स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो सबसे पहले इन्हीं लोगों को अपने कंट्रोल में लेता है। क्लियर। यहाँ से हो जाता है इसका पहला कि दिल्ली के अमीरों का दमन, ठीक है। दिल्ली के अमीरों का सबसे पहले दमन करता है ये कर देता है दिल्ली के अमीरों का दमन। फिर दूसरा है यल्दौज की प्रॉब्लम आती है। यल्दौज आपको पता ही है, मैंने बताया था यल्दौज गजनी में था, अली मर्दान बंगाल में था, और तुम्हारा ये जो आता है कुबाचा सिंध के क्षेत्र में था। ये बात हो चुकी थी। यहीं पे कुतुबुद्दीन ऐबक उत्तर भारत में आया था। तो ये जो यल्दौज था, ये इसके लिए इसका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी कौन था, यल्दौजी,
ठीक है, गजनी की साइड से था, गजनी में गोरी वाला एरिया, वो समझ गए। तो क्या होता है, पहले तो ये देख लो कि गजनी कहाँ पे है, ये बात हमारी हो चुकी है। गजनी है अफगानिस्तान के एरिया में, ठीक है। अफगानिस्तान के बराबर में ईरान देश लगता है, इसकी बात हो चुकी है हमारी। ईरान में ना एक राजा था ख्वारिज़्म शाह, उस समय कहानी समझना क्या बात आती है। ख्वारिज़्म शाह ईरान का राजा था, ठीक है। बस थोड़ा सा एक ये सीक्वेंस रखना, ख्वारिज़्म शाह, क्योंकि ये दिल्ली सल्तनत में मामलुक वंश के अंदर इन दो का नाम याद रखना जरूरी है। ख्वारिज़्म शाह का बेटा था मंगबर्णी, ये था मंगबर्णी, ठीक है। ये राजा है, ये इसका पुत्र है, राजा का पुत्र मंगबर्णी, यानी कि अगला शासक यही बनेगा। ये दो नाम याद रखो। अब देखो कहानी बताता हूँ, ये होता कैसे है इसमें, इतना क्लियर हो रहा है आपको, ठीक है। तो कहानी होती है, गजनी में किसका शासन है इस टाइम, यल्दौज का। ये बात हमारी पहले हो चुकी थी। गजनी की और ईरान की सीमाएं ना आपस में मिलती हैं, बॉर्डर मिलते हैं, ठीक है। तो ये उस समय जो ख्वारिज़्म शाह है, ठीक है, इसके भय से आपको पता होगा मोहम्मद गोरी भी अपना लास्ट अभियान करने के लिए भारत आता है 1206 में, जहाँ पे मार्च में ये मर जाता है, ठीक है। उस टाइम भी ये प्रॉब्लम कर रहा था ख्वारिज़्म शाह, ये अभी भी प्रॉब्लम कर रहा है। स्थिति आ गई 1211 के बाद की, ठीक है। तो यही ख्वारिज़्म शाह क्या करता है, ये अटैक करता रहता है कंटिन्यू। मोहम्मद गोरी के टाइम में भी करता है, यल्दौज के टाइम में भी अटैक करता है। तो जब मोहम्मद गोरी तक जैसे को भागना पड़ गया था इसके अटैक से बच के, तो यल्दौज की तो क्या ही औकात थी, ठीक है, कि जो इसका सामना कर पाए। तो मंगबर्णी भी क्या करता है, ये यल्दौज भी क्या करता है, इस ख्वारिज़्म शाह के अटैक से बचने के लिए अपनी गजनी को छोड़ के, आपको पता है गजनी के बराबर में क्या है, देखो ये सारे सीक्वेंस में है, अगर हम मैप से पढ़े, पहले ईरान के बराबर में गजनी यानी कि अफगानिस्तान, और गजनी के बराबर में क्या है, सिंध, ठीक है। ये आपस में बाउंड्री शेयर कर रहे हैं, ये है सिंध, और सिंध के बराबर में पंजाब और भारत आ जाता है। इतना क्लियर है, सिंध मतलब आ जाएगा पाकिस्तान का एरिया। तो ये ईरान गजनी पर हमला करता रहता था, ईरान का कौन, ख्वारिज़्म शाह, क्लियर। तो गजनी का जो शासक था यल्दौज, ये अपनी राजधानी छोड़ के सिंध में आ जाता है, अपने पास वाले में ही तो आएगा, तो ये सिंध के एरिया में आ जाता है। और सिंध में किसका शासन है, सिंध में शासन है कुबाचा का, ठीक है। तो ये क्या करता है, यहाँ पे समझना भी, ये सिंध के एरिया में आता है, और सिंध में एक जगह पड़ती है पेशावर पता है, आज वर्तमान में पाकिस्तान का एक शहर है। ये जो यल्दौज है भाग के इस ख्वारिज़्म शाह के अटैक से बच के भाग के पेशावर में आ जाता है, ठीक है। तो जब ये पेशावर के एरिया के आसपास को कवर कर लेता है, ठीक है, इधर ये जो इल्तुतमिश राजा बना, ये देख रहा था सारी चीज़ें कि भाई कैसे ये अपना उस पे ईरानी शासक ख्वारिज़्म शाह के अटैक से बचने के लिए सिंध तक आ चुका है। और सिंध से आने के बाद ये इधर भारत की तरफ आना चाह रहा था कि मैं भारत की तरफ को भागूंगा। तो इल्तुतमिश बड़े दिमाग वाला आदमी है, ठीक है, ये सोचता है कि भाई इसको यहीं पे मैं रोक लेता हूँ, कल को मुझे प्रॉब्लम ना हो, या कल को ख्वारिज़्म शाह मेरे पर अटैक ना कर दे कि भाई आप इसे अपने राज्य में मतलब छिपा रहे हो। उससे बचने के लिए ये सोचता है कि भाई इसका काम तमाम करना पड़ेगा। तो क्या होता है, यल्दौज का प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि यल्दौज इसके देश में घुस रहा है, किससे बचने के लिए, ख्वारिज़्म शाह से। अब इल्तुतमिश को क्या प्रॉब्लम है कि अगर मैंने यल्दौज को अपने यहाँ छिपा लिया या मेरे देश में आ गया ये, तो भाई ख्वारिज़्म शाह मुझे नहीं छोड़ देगा। तो ख्वारिज़्म शाह से बचने के लिए भी ये क्या करता है, 1215 का टाइम आता है, तराइन के मैदान में लड़ाई होती है। वही तराइन का मैदान जहाँ पे मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान की लड़ाई हुई थी, युद्ध हुआ था। ये तराइन हरियाणा के एरिया में पड़ता है। तराइन के मैदान में होता है युद्ध 1215 में, किस किस के बीच, यल्दौज वर्सेज इल्तुतमिश। तो इसमें यल्दौज हार जाता है, इल्तुतमिश जीत जाता है। तो यल्दौज को कर लिया जाता है गिरफ्तार। इल्तुतमिश यल्दौज को गिरफ्तार कर लेता है और गिरफ्तार करके जेल में डाल देता है। कुछ टाइम बाद इसको फिर मार देता है, गिरफ्तार करके फिर कुछ टाइम बाद मार देता है। ऐसा करके इसके बाद से इसमें फैक्ट याद रखने का यही है, कहानी समझ में आ गई होगी आई होप। 1215 में तराइन के मैदान में इसे हराता है, इसे गिरफ्तार करता है, मार देता है इल्तुतमिश। यहाँ से ये यल्दौज की प्रॉब्लम को खत्म कर देता है। इसके बाद से, इस युद्ध के बाद से यल्दौज कहाँ का था, गजनी का। गजनी से
दिल्ली सल्तनत का संबंध हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। ये याद रखने की बात है, जरूर इंपॉर्टेंट। दिल्ली सल्तनत का संपर्क खत्म हो जाता है। संपर्क खत्म, संपर्क का मतलब ये है ना कि देखो पहले गजनवी आया, फिर गोरी आया, ठीक है, फिर गोरी के हमले हुए, गोरी के पीछे पीछे इल्तुतमिश आ रहे हैं, कभी यल्दोज घुस के आ रहा है, कभी कोई आ रहा। आने वाले टाइम का रास्ता ही खत्म बंद हो जाता है। अब ये आराम से अपना राज चलाएंगे, अब कोई उधर की साइड से भाग के नहीं आएगा, ठीक है, या कोई भी आक्रमण करने नहीं आएगा। गजनी से मामला ही खत्म। अब किसी को जैसे इल्तुतमिश ने गजनी से, पर इल्तुतमिश से पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन की स्वीकृति गजनी से ली थी, मोहम्मद गोरी के भतीजे से। इसने तो खुद ही ले ली थी। अब आने वाले राजाओं को इसने तो खुद ही बगदाद के खलीफा से ली थी, इसने स्टार्ट इल्तुतमिश ने। तो यहाँ से इल्तुतमिश के बाद भी अब गजनी से कॉन्टैक्ट ही खत्म। हमें गजनी के चक्कर में ही नहीं रहना, गजनी से मामला ही खत्म कर देता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि आने वाले टाइम में गजनी से इनका कॉन्टैक्ट ही खत्म हो जाता है। तो हमारा अगर ये खत्म, तीसरा आता है बंगाल का, ठीक है। अब बंगाल का एक चीज़ थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं बंगाल के, ठीक है, यहाँ से आपको समझने में ईजी रहेगा। ये थोड़ा सा बता देता हूँ, बंगाल का जो एरिया था, ठीक है, ये जो बंगाल का एरिया था, आपको पता है बंगाल के एरिया में आक्रमण किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने किया था। जब उसने, मैंने पढ़ाया था, बख्तियार खिलजी ने आक्रमण किया था स्टार्ट। मैंने बताया था कि कैसे बख्तियार खिलजी आगे बढ़ता है और वहाँ का बिहार का जो नालंदा महाविद्यालय उसको तोड़ता है। तो बख्तियार खिलजी इस एरिया को जीतने के बाद, बख्तियार खिलजी के बाद यहाँ पे अली मर्दान आता है। ये बात हो चुकी है। अली मर्दान इस बंगाल के एरिया में राजा बन जाता है। अली मर्दान के बाद भी एक दो शासक आते हैं, बस आपको याद रखना है। इल्तुतमिश के टाइम में यहाँ पे गयासुद्दीन अहमद खिलजी था। मतलब सीक्वेंस में नहीं है, बीच में गैप आते रहे हैं, थोड़ा सा कनेक्ट करके बता रहा हूँ जिससे याद रहे आपको। गयासुद्दीन अहमद खिलजी था एक, उस टाइम पे बंगाल का गवर्नर था। ये था गवर्नर बंगाल का। क्लियर? किसके टाइम में? इल्तुतमिश के टाइम में। तो ये बंगाल का जो गवर्नर है, ये इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार करने से मना कर देता है। कहता है कि भाई मैं इल्तुतमिश की अधीनता नहीं स्वीकार करूंगा, कि भाई मैं तो इंडिपेंडेंट रहूंगा। अधीनता मानने से मना कर देता है। कौन? गयासुद्दीन अहमद खिलजी। तो ये बात इल्तुतमिश को बड़ी प्रॉब्लम करती है कि भाई मैं तो 15 में गजनी के राजा तक को हरा चुका हूँ, तू कौन है मेरे सामने, जबकि बंगाल तो भारत का हिस्सा है। तो उसको ये बात अच्छी नहीं लगती है। किसको? इल्तुतमिश को, कि भाई तू ऐसे इंडिपेंडेंट कैसे है, मेरे अंडर में रह। तो 1225 पूरे के पूरे 10 साल बाद किससे? यल्दोज का आक्रमण कब हुआ था? यल्दोज को कब हराया था? 1215 में। यहाँ पे हराया जा रहा है 1225 में, पूरे के पूरे 10 साल बाद। क्लियर? 1225 ईस्वी में इल्तुतमिश बंगाल पे करता है चढ़ाई। इल्तुतमिश वर्सेज गयासुद्दीन की लड़ाई होती है। इसमें इल्तुतमिश जीत जाता है, गयासुद्दीन जाता है हार। ठीक है, मतलब मारता नहीं है गयासुद्दीन को, वो हार अपनी स्वीकार कर लेता है और कहता है कि भाई मुझे माफ़ करो, मैं अब से आपकी अधीनता स्वीकार करता हूँ, मुझे मेरे राज्य में ही रहने दो। ठीक है, लड़ाई के टाइम में बोल देता है कि मैं आपकी अधीनता स्वीकार करता हूँ, मुझसे गलती हो गई, मैं बहकावे में आ गया था, मैं इंडिपेंडेंट नहीं रहूँगा, मैं आपके अंडर में आ जाऊँगा। तो इल्तुतमिश कहता है ठीक है, जा तो अपना राज कर, पर मेरे अंडर में रह के कर। तो यहाँ पे आके बंगाल का भी एक दमन कर देता है। यहाँ तक क्लियर होगी चीज़ें? ठीक है, अब आता है कुबाचा, लास्ट बचता है कुबाचा। मैंने आपको बताया था कुबाचा ने सिंध क्षेत्र में रखा था, ये नाम है, अभी इसको बताऊंगा, अभी इसको होल्ड कर लेते हैं, इस पे आते हैं मेन। आती है कुबाचा की बात। आपको पता है कुबाचा कहाँ था? कुबाचा था सिंध में। सिंध का राजा है, मजे में काम चल रहा है। एक प्रॉब्लम सिर्फ इसके सामने वो कुबाचा रह गई थी, इधर बंगाल कंट्रोल में कर लिया, गजनी का भी प्रॉब्लम ही खत्म कर दी, कनेक्शन ही खत्म कर दिया। देखो 3 सरदार थे ना, गजनी में यल्दोज, सिंध में कुबाचा और बंगाल में अली मर्दान। चौथा है खुद था कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, जिसने उत्तर भारत में, ये 4 सरदारों की बात हुई थी हमारी। कुतुबुद्दीन ऐबक का तो आगे राज चल ही रहा है, इसने बंगाल भी उड़ा दिया, गजनी भी उड़ा दिया, अब अकेला बचा है कुबाचा सिंध का। इस सिंध के एरिया को भी अब हथियाने के चक्कर में था, बट इसको ना मौका नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि सिंध के राजा का भी, इसकी कुबाचा की भी शक्ति अच्छी खासी थी। तो
तो ये मौके की तलाश में था कि कैसे सिंध पे कब्जा करने का मुझे मौका मिले। अब एक दिन इसको मौका मिलता है, उस मौके में क्या होता है, कहानी को सुनो, बड़े बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा आपकी कहानी, ठीक है। इसमें क्या होता है, मैंने आपको बताया था एक चीज क्लियर, किसके बारे में, बंगाल का तो हो ही गया, इसको हटा देते हैं। अभी हमने इसके बारे में बात करी थी, अब ईरान के बारे में बात करी थी ना, याद है। ईरान का शासक था ख्वारिज्म शाह। ये क्लियर है। ख्वारिज्म शाह का पुत्र हुआ जिसका नाम था मंगवर्णी। क्लियर, ये मंगवर्णी। यहां तक बात क्लियर थी। अब टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है आगे, ख्वारिज्म शाह मर जाता है, कभी तो मरेगा ही, मर गया भाई, हमेशा तो कोई जिंदा नहीं रहेगा। आगे बनता है मंगवर्णी, शासक बन जाता है कहाँ का, ईरान का। तो इस टाइम पे क्या होता है, ईरान का जो एरिया था ना, ईरान पे ना मंगोल अटैक था, उसकी प्रॉब्लम हो रही थी। ईरान पे मंगोल आक्रमण का भय चल रहा था। मंगोल आक्रमण, मंगोल कौन थे, आज वर्तमान में मंगोलिया, चाइना से ऊपर, चाइना और रसिया के बीच में एक देश पड़ता है मंगोलिया, ठीक है। वहां रहने वाली जाति को बोला जाता था मंगोल। मंगोल का एक राजा था बहुत खूंखार, जिसका नाम है चंगेज खान। आप सभी ने सुना होगा चंगेज खान, जिसका मूल दूसरा नाम है इसका तेमुचिन, ऐसा है, तेमुचिन बोलते हैं चंगेज खान को। क्या बोलते हैं, तेमुचिन, हाँ तेमुचिन ही है। इसे दो नामों से जाना जाता है, चंगेज खान और तेमुचिन, ठीक है, याद रखना, चंगेज खान का नाम ही तेमुचिन है। तो मंगोल क्या कर रहे थे, मंगोल बार बार ईरान पे अटैक कर रहे थे, और ये मंगोल ना बहुत खतरनाक होते थे, ये इन तुर्कों से भी खतरनाक थे। ये मंगोल क्या करते थे, ये तो तुर्क तो जिस एरिया को जीतते थे उसे लूटते ही थे, लूटना, धर्म परिवर्तन करना। पर ये जो मंगोल थे बड़े खतरनाक थे, ये इनसे भी ऊपर थे, मतलब इनके बाप थे एक तरह से। ये क्या करते थे, उस एरिया को लूटते फूटते तो थे ही, साथ ही उस एरिया को तहस नहस कर देते थे। किसी भी आदमी को जिंदा नहीं छोड़ते थे, किसी भी शहर को सही नहीं छोड़ते, सब में आग लगा देना, तोड़ फोड़ मचा देना, कोई जिंदा ही नहीं बचता था। ये तो चलो दूसरे धर्म भी बदल रहे हैं, ये तो धर्म बदलने का भी ऑप्शन नहीं देते थे। ये तुर्की तो क्या करते थे, अगर धर्म नहीं बदल रहा है तो मार दिया, वो धर्म बदलने का ऑप्शन ही, मतलब यहाँ पे जिंदा रहने का एक ऑप्शन तो है कि या तो धर्म बदल लो, वो ऑप्शन ही नहीं देते थे। वो जिसको जीतते थे उसको खत्म ही कर देते, इसलिए बहुत बर्बर बोला जाता था। और खतरनाक भी बहुत थे कि लड़ते भी रहते थे, जीतते भी बहुत थे, मतलब साहसी भी थे। तो चंगेज खान ईरान पे अटैक करने की ट्राई कर रहा था। उस टाइम क्या होता है, ख्वारिज्म शाह तो अच्छा खासा तो राजा था, पर जो मंगवर्णी है ये कंपेयर टू ख्वारिज्म शाह इतना अच्छा नहीं था, लड़ाई झगड़े में इतना पावरफुल नहीं था। तो मंगवर्णी को डर था कि मेरे ईरान पे अटैक हो सकता है। तो ये भाग के क्या करता है, जैसे अभी यल्दोज भाग के आया था ना, यल्दोज इसके बाप से डर के सिंध में घुस गया था। ये मंगवर्णी, देखो यल्दोज तो इसके बाप से डर के भागा, इसका लड़का मंगवर्णी मंगोलों से डर के भाग लिया। इसके बाप ने तो डराया, इसका बेटा खुद डर गया। तो ये जो मंगवर्णी है ये भाग के पता कहाँ जाता है, इसको था कि भाई मंगोल अटैक हो सकता है। मंगवर्णी यहाँ पे लिख देता हूँ, समझ में आ जाएगा। मंगोल आक्रमण के भय से, सिंध आ जाता है। मतलब ये गजनी भी नहीं है, सीधा सिंध में आता है, जब किसके बराबर में गजनी भी था, उसे पता था कि गजनी के एरिया तक तो आ जाएगा वो। ये भाग के आ जाता है सिंध, और सिंध में क्या करता है, पेशावर का जो एरिया है ना सिंध का, पेशावर, वो उसके आसपास के एरिया पर कब्जा कर लेता है। इसको हटा देते, बस इतना याद रखना है। तो कुबाचा में सिंध का शासन था, आसपास के क्षेत्र पर कब्जा कर लेता है। कौन कर लेता है कब्जा, मंगवर्णी, ठीक है। इससे क्या होता है भाई, एक बात बताओ, सिंध का राजा कौन है, कुबाचा। कुबाचा के पूरे एरिया है, उसके कुछ एरिया पे अगर कोई बाहर का आदमी आके कब्जा कर ले, उसकी पावर तो थोड़ी कम हो जाएगी ना। मान लो किसी राजा के पास 4 स्टेट है, 1 2 3 4 ये है, और मान लो
इन दो पे कोई और अटैक कर ले तो उसके पास दो ही बची, या किसी एक पे कर ले तो उसके पास तीन बची ना, तो उसकी पावर तो कमजोर हो ही गई। तो यहाँ पे इसकी पावर हो जाती है कमजोर, किसकी, कुबाचा की पावर कमजोर हो जाती है। मैंने अभी क्या बताया था, ये जो इल्तुतमिश है कुबाचा की पावर कम होने का या अटैक करने का कोई ऐसा चांस देख रहा था जिसपे मैं इजीली अटैक करूं। जैसे इल्तुतमिश को पता चलता है, मौके की तलाश में था इल्तुतमिश, जैसे इल्तुतमिश को पता चलता है भाई ऐसे ऐसे है, उसका एरिया कुछ कैप्चर कर लिया इसने, ये थोड़ा सा वीक हो चुका है, कौन, कुबाचा, ये सही टाइम है कुबाचा पे अटैक करने का। ये सब घटना होने के बाद इल्तुतमिश दो साइड से सेना भेजता है, इल्तुतमिश दो साइड से सेना भेजता है, कहाँ पे, सिंध पे अटैक करने के लिए। इल्तुतमिश दो तरफ से सेना भेजता है, एक तरफ से भी नहीं, भाई एक तरफ से तो संभाल भी लेगा, मैं दो तरफ हमला करूंगा। कौन कौन सी तरफ से, पहला तो लाहौर की साइड से, आपको पता है सिंध की राजधानी लाहौर चल रही थी, दूसरा पंजाब की राजधानी लाहौर चल रही थी, ठीक है, तो लाहौर किसके अंडर में, अभी पंजाब इसके अंडर में इल्तुतमिश की, तो एक तो लाहौर की साइड से आगे बढ़ते हुए भेज दी, दूसरा ही कच्छ की साइड से भेजता है सेना। कच्छ कहाँ है, गुजरात में, जी जे लिख दिया मैंने, गुजरात में। तो एक तो ऐसे इधर की साइड से सेना भेज दी, एक इधर की साइड से। पीछे की साइड कौन बैठा है, मंगवंडी, इधर तो मंगवंडी बैठा है, इधर से इल्तुतमिश की सेना गई, उधर तो जा नहीं सकता, इधर से इल्तुतमिश की सेना गई, बीच में सिंध का राजा बैठा है, तो एक तरह से तीन तरफ से गिर गया ना। उधर तो मतलब भाग ही नहीं सकता, वो लड़ नहीं रहा है, पर अटैक तो वो भी कर सकता है ना, वो भी, उसने भी तो इसी का एरिया जीता है। तो इधर इसकी प्रॉब्लम, इधर से दो तरफ से भेजता है, तीन तरफ से गिर जाता है, तो सीधा अटैक हो जाता है। अटैक होने पे सीधी सी बात है क्या होगा, वीक हो चुका है, मौके की तलाश में था, तो ये अटैक होता है किस किस के बीच, यहाँ पे होता है फिर एक युद्ध, इल्तुतमिश वर्सेज कुबाचा, ठीक है, ये हुआ इल्तुतमिश वर्सेज कुबाचा। इसमें कुबाचा हार जाता है, इल्तुतमिश जीत जाता है। कुबाचा हार के भागता है, सिंधु नदी में गिर जाता है, गिर के डूब के मर जाता है, ठीक है। यहाँ से कुबाचा की प्रॉब्लम भी खत्म हो जाती है, मतलब सिंध को जीत लेता है। अब सिंध तक का एरिया किसका हो चुका है, अपना इल्तुतमिश का हो चुका है। अब नाम ही आता है कि ये मैंने छुटवाया था, बहाउद्दीन जकारिया। ये क्या था, ये एक सूफी संत था, ये सूफी संत था, ज्यादातर ये मुल्तान के एरिया में रहता था, मुल्तान में। मुल्तान कहाँ था, सिंध में। तो जब ये लड़ाई होती है ना कुबाचा के साथ, तो ये सूफी संत क्या करता है, ये इल्तुतमिश को तो सपोर्ट करता है, इल्तुतमिश को सपोर्ट करता है, अपने राजा को सपोर्ट नहीं करता है, इल्तुतमिश को सपोर्ट करता है। इसका फैक्ट जानने का यही है कि ये इल्तुतमिश को सपोर्ट करता है, ना कि अपने राजा कुबाचा को। इसमें याद रखना है कि बहाउद्दीन जकारिया ने इस विजय के टाइम पे ना, सिंध विजय के टाइम पे इल्तुतमिश का साथ दिया था। क्लियर, आई होप आपको यहाँ तक की चीजें समझ में आई होंगी, बिल्कुल क्लियर होंगी। इसके बाद हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट काम किए गए थे, उनके बारे में बात करते हैं। तो इल्तुतमिश का दूसरा टॉपिक जो है हमारा पढ़ने के लिए, वो है इसके प्रमुख कार्य। देखिए हमने एक चीज पढ़ ली है, इसकी शासक बना, प्रारंभिक कठिनाइयां क्या रही, वो चीज हम पढ़ चुके हैं। अब ये अपने शासन में इसने सिर्फ लड़ाई थोड़ी ना की है, कुछ काम भी किए हैं। तो कुछ जो इंपॉर्टेंट काम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैंने उन्हें 5 ग्रुप में डिवाइड कर दिया है। तो हम एक एक करके पढ़ते हैं, मैं मेन कीवर्ड में लिखता चलूंगा और फिर इनको समझाता चलूंगा, ठीक है। पहला काम इसने किया, एकता व्यवस्था लागू की। अभी बताता हूं एकता व्यवस्था क्या होती है, आपको याद रखना है। एकता व्यवस्था, एकता व्यवस्था लागू की। इसमें बस ये जान लो पहले, एकता का मतलब क्या होता है। एकता जो है ये अरबी भाषा का शब्द है। किस भाषा का, अरबी भाषा का, ठीक है। इसका मतलब होता है भूमि, इसका मतलब होता है भूमि। एकता जो है अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब है भूमि। एकता व्यवस्था क्या है, देखो मैं इसको मतलब समझा दूंगा, फिर आपको सिर्फ इतना याद रखना है, एकता व्यवस्था लागू की, ठीक है। देखो इसका शासन था जो दूर दूर तक फैला हुआ था, जैसे लास्ट बाउंड्री इधर बांग्लादेश तक ले लो, वर्तमान में बांग्लादेश यानी कि बंगाल तक, और इधर इसने इसको सिंध को हराने, सिंध में कुबाचा को हराने के बाद इसकी जो स्थिति है इधर वहां तक पहुंच चुकी थी। कहाँ तक, इधर पेशावर मुल्तान तक, ठीक है। तो इतना बड़ा राज्य जिसपे डायरेक्ट कंट्रोल नहीं कर सकता ना। डायरेक्ट कंट्रोल का मतलब अगर बंगाल में कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे गयासुद्दीन अहमद खिलजी ने विद्रोह करा,
तो वहाँ पहुँचने में टाइम लग जाता था। उस टाइम पे आज के टाइम के हिसाब से एरोप्लेन या ट्रेन तो थी नहीं तब, जबकि आज भी ट्रेन में कितना टाइम लग जाता है, तब तो इतना भी कुछ नहीं था। तो इनका जो मेन रिवेन्यू मिलता था, जो इन्हें पैसा आता था राजा के पास, जैसे आजकल गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है, टैक्स से उसका रिवेन्यू क्रिएट होता है, ठीक है। तो उस टाइम क्या होता था, जो खेती करते थे लोग, उस खेती पे टैक्स लगता था, वही इनका आय का प्रमुख साधन होता था। तो इसमें क्या होता है, सपोज करो बंगाल में है, मैंने आपको बताया है कि जितना बड़ा इनका स्टेट होता था, उस स्टेट को ये सूबेदार या गवर्नर में डिवाइड करके रखते थे कि वहाँ का उस एरिया का वो सूबेदार या गवर्नर या सरदार करता धरता होता था। वही वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था देखता था, वहाँ की न्यायिक व्यवस्था देखता था, कानून व्यवस्था देखता था, और वो ही रिवेन्यू या टैक्स कलेक्ट भी करके वो राजा के पास भेजता था। क्लियर। इसमें क्या होता था कि एक तरह से बिचौलियों का काम करते थे, और बिचौलियों के काम होने की वजह से मान लो 100 रुपये का टैक्स आया, वो घटते घटते अपना भी हाथ मार के 20-30 रुपये ही राजा के पास तक जाते थे। इससे क्या होता था, कम पैसा आता था, गरीबी में रहता था शासन, अच्छे से काम नहीं कर पाते थे राजा, जब पैसा नहीं होगा। तो इसने एकता व्यवस्था लगाई। इससे क्या हुआ कि जो दूर दराज की भूमि है वो डायरेक्ट सुल्तान के कंट्रोल में आ गई। डायरेक्ट सुल्तान कंट्रोल में आने का मतलब, मान लो लास्ट पॉइंट बंगाल है, बंगाल तक में अगर कोई किसान है, उसका जो टैक्स मिलेगा वो अपने सरदार को, उसके सरदार के पास नहीं जाएगा, वो डायरेक्ट राजा के पास आएगा। इससे क्या हुआ, बिचौलिए खत्म हो गए और राजस्व की ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्ति हुई। अब 100 के 100 रुपये वापस सुल्तान के पास आ रहे हैं, जहाँ पहले 100 की जगह 20 या 30 रुपये आते थे। क्लियर। इससे सुल्तान का खजाना बढ़ा, खजाना बढ़ेगा तो शक्तिशाली होगा, शक्तिशाली होगा तो अपने राज्य को और अच्छे से विस्तार करेगा। तभी तो वो कुबाचा को हरा पाया, यलदौज को हरा पाया, अली मर्दान जो यहाँ, अली मर्दान कह रहा हूँ, गयासुद्दीन अहमद खिलजी जो बंगाल का, तो उस पर भी अधिकार अपना ये जमा पाया इस वजह से। इसलिए जरूरी है अब आपको याद रखना है एकता व्यवस्था क्या है। क्लियर यहाँ से। अब एकता व्यवस्था के बाद इसने दूसरी व्यवस्था जो लागू करी, इसने एक 40 तुर्क सरदारों का ग्रुप बनाया, जिसे चालीसा दल कहा जाता है। आपको याद रखना है चालीसा दल, चालीसा दल, या फिर इसका एक और नाम है तुर्के चहलगामी। क्या नाम है? तुर्के चहलगामी, तुर्के चहलगामी, तुर्के चहलगामी। इतनी बार बोल दिया है, अब तो आपके भी याद हो जाएगा। आई होप आपके भी ये याद हो जाएगा। क्या है? तुर्के चहलगामी। ठीक है। ये होता क्या था, 40 तुर्क सरदारों का एक ग्रुप था, 40 तुर्क सरदारों का ग्रुप का समूह था, ग्रुप। ठीक है। अब ये बनाया क्यों है, मेन पॉइंट ये आता है। ये नहीं है कि बन गया, ये बनाया क्यों है, ये समझना है हमें कि इसका गठन इसने क्यों किया। ये 40 तुर्क सरदारों का ग्रुप क्यों बनाता है, कहाँ पे बनाता है? ये दिल्ली में। देखो मैंने आपको इसकी प्रारंभिक कठिनाइयों में बताया था, दिल्ली का अमीरों का दमन। इसने कुतुब्बी और मुइज्जी सरदार थे, इसके बारे में बात हो चुकी। कुतुब्बी और मुइज्जी सरदारों पे कंट्रोल किया था। कंट्रोल करने के लिए इसने कैसे कंट्रोल किया था, इन 40 तुर्क सरदारों का ग्रुप बनाया। जो कुतुब्बी और मुइज्जी सरदार थे, जो उन पे कंट्रोल रखता था, इन 40 तुर्क सरदारों के हेल्प से इसने काम किया, क्योंकि उन्होंने इसकी ताजपोशी का विरोध किया था। इसने एक अपना अलग ग्रुप बनाया, जिसमें 40 टॉप के तुर्क सरदार रखे, उनसे एक अपना काम करता था। और यही 40 तुर्क सरदारों का ग्रुप जो तुर्के चहलगामी है, ये आगे तक चलेगा। ये आगे इतना पावरफुल हो जाएगा कि ये राजा बनाने तक की स्थिति में आ जाएगा, जिस पे हम आगे बात करेंगे। ठीक है। अभी क्या है, याद रखना है 40 तुर्क सरदारों का ग्रुप इसने बनाया। इसको मोस्ट इंपोर्टेंट में लेके चलना इन दोनों को। ठीक है। क्लियर। कुतुब्बी मुइज्जी वाला भी बताया था, क्लियर हो गया। तीसरा ये क्या करता है, शुद्ध अरबी पद्धति के सिक्के जारी करता है। अब देखो यहाँ पे भी सिक्के आ चुके हैं। सिक्कों के बारे में हम बात कर चुके हैं, सिक्के बहुत इंपॉर्टेंट है। शुद्ध अरबी पद्धति या प्रणाली समझ लो, कह लेना। शुद्ध अरबी पद्धति के सिक्के जारी करता है, सिक्के जारी करता है। ठीक है। देखो शुद्ध अरबी पद्धति के सिक्कों का मतलब क्या होता था, उन सिक्कों पे मैंने बताया ना, एक हेड होता है, एक टेल होता है। एक साइड पे तो अरबी में लेख लिखे होते थे, अरब भाषा में कुछ भी लिखा हुआ हो सकता था। दूसरी में मतलब सपोज कर लो, हेड की साइड तो लिखा गया अरबी में कुछ भी लेख, और दूसरा साइड क्या होगी, टेल। टेल पे होता था उस टकसाल का नाम। ऐसे देखो, ये हेड है, ये इधर टेल है। ठीक है। तो इधर तो लिखा मान लो अरबी में लेख, अरबी में लेख,
और दूसरी तरफ लिखा होता था टकसाल का नाम। टकसाल का नाम, टकसाल वो फैक्ट्री होती है, टकसाल का मतलब फैक्ट्री है जहाँ पे सिक्के ढाले जाते थे या बनाए जाते थे। ठीक है, ऐसे एक तरफ अरबी में लेख होते थे, दूसरी तरफ टकसाल का नाम होता था कि भैया इस वाली टकसाल, इस वाली फैक्ट्री से ये सिक्के बने हैं। क्लियर, इसे ही बोलते हैं शुद्ध अरबी पद्धति, जिसमें एक साइड पर अरबी में लेख हो, दूसरी साइड में टकसाल का नाम हो। अरब देश में उस समय यही सिक्के चलते थे। ये काम किया था इसने। इसके अलावा इसने 2 सिक्के और चलाए थे जिसे बोलते हैं, देखो यहाँ पे लिख देते हैं, एक है टंका और एक है क्या, जितल। ठीक है, इसने 2 सिक्के चलाए थे, टंका और जितल। टंका जो था वो था तांबे का टंका और चांदी का जितल। चांदी आपको पता ही है, तांबा भी आपको पता ही है। चांदी का जीतल, ये मोस्ट इंपोर्टेंट में याद रखना, चांदी का जीतल इसने चलाया था। ठीक है, हमेशा गलत बोलिए जीवन में, हमेशा। सॉरी, ये थोड़ा सा उल्टा हो गया है, उसके लिए सॉरी। दोबारा से लिख देते हैं, ये उल्टा बोल दिया गया। ये है चांदी का टंका, तो थोड़ा सा माइंड से स्लिप हो गया था, और तांबे का जीतल। क्लियर, ये याद रखना, ये है बिल्कुल एक्यूरेट। ठीक है, तांबे का चांदी का टंका और तांबे का जीतल। क्लियर, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, तीनों ये 5 के 5 इंपोर्टेंट है। ठीक है, याद रखना। शुद्ध अरबी पत्ती के सिक्के, अरबी पत्ती का मतलब होता है एक साइड पर अरबी में लेख, दूसरी साइड में टकसाल, यानी कि उस फैक्ट्री का नाम जहाँ पे वो बना है। इसके अलावा इसने 2 नए सिक्के जारी किए थे। अब देख लो, गुलाम वंश में सिक्के आ रहे हैं। अब तक जितने भी सिक्के हुए हैं सारे इंपॉर्टेंट है। अब इनके भी सिक्के देख लो क्या है। इन्होंने 2 तरह के सिक्के जारी किए थे, जो यहाँ पे लिखे चांदी का टंका और तांबे का जितल। टंका जितल मतलब टंका नाम होता था इनका, टंका और जितल ये जो है ना, टंका ये नाम है जैसे। ठीक है, और ये इनकी धातु है, किससे बने हैं। क्लियर, अब बात करते हैं हम चौथे पे, किसने चौथा काम क्या किया। थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं, 4th। इसने अपनी सेना को ना व्यवस्थित करने के लिए एक नया विभाग बनाया था। ठीक है, इसने क्या किया, अस्थाई सेना के गठन के लिए एक नया विभाग बनाया। अस्थाई सेना का गठन का मतलब सेना परमानेंट रहेगी, उसकी कैसे भर्ती होनी है, और तुर्क आक्रमण के प्रभाव हमने पढ़े थे ना उसमें कि एक किस तरह का सेना का गठन होगा, किस तरह भर्ती होगी, वो सारी चीजें ये इन्हीं के काम में आएगा। देखो, अब अस्थाई सेना का के गठन के लिए एक विभाग बनाया जिसका नाम है, याद रखना, ये हर्ष-ए-कल। ठीक है, इसका क्या काम होता था कि सेना में कैसे भर्ती होगी, किन लोगों को भर्ती किया जाएगा, एक तरह से भर्ती बोर्ड है सेना का। ठीक है, चौथा काम की यही किया इसने कि सेना को मजबूती दे। देखो सेना, अब इसके पास देखो एकता व्यवस्था से क्या हुआ, इसके पास, इसको तो अलग ही रख लो, 40 दल से तो इसने अपने का स्ट्रॉन्ग होना है। एकता व्यवस्था से इसके पास पैसा आया, पैसे से इसने फिर उस पैसे को लिए अलग से सिक्के चलाए। ठीक है, उस पैसे को रख रखाव के लिए सिक्के चलाए। ठीक है, शुद्ध अरबी पत्ती में। और जब पैसा आ गया है, सिक्के भी बना दिए इसने अपने, तो इसने फिर इस पैसे से अपनी सेना को मजबूत किया। मजबूत करने हर्ष-ए-कल की स्थापना की। और ये 5वां इंपोर्टेंट, इसने अपने प्रशासन में 2 चीजें ऐड की थी। 2 में से एक इंपोर्टेंट है, एक तो सभी करते थे, पर आपको दोनों याद रखनी है। प्रशासन में शरीयत और जवाबियत को ऐड किया। प्रशासन में शरीयत और जवाबियत। अब जवाबियत देखो, शरीयत तो इनका पवित्र ग्रंथ है, जैसे कुरान है। शरीयत में क्या लिखा हुआ है, इनके नियम और कानून लिखे हुए हैं, हमने पहले चैप्टर में बात की थी। तो शरीयत का तो पालन करते ही थे, वो तो हर शासन करता था। पर इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये आती है जवाबियत। ये अपने प्रशासन में जवाबियत भी लाता है। जवाबियत का मतलब यहाँ पे रेस्पॉन्सिबिलिटी नाम की एक चीज स्टार्ट होती है प्रशासन में, कि कुछ भी काम किया जा रहा है उसके लिए राजा रेस्पॉन्सिबल होगा, जवाब देगा कि मैंने किया, जिम्मेदारी लेगा, अच्छे काम की भी बुरे काम की भी। एक रेस्पॉन्सिबिलिटी की चीज़ जो आती है ना प्रशासन में, वो यहाँ से शुरू होती है। अभी तक नहीं, अभी तक तो ये था कि जो कर रहे हैं अपनी मर्जी से कर रहे हैं, हमें किसी को जवाब नहीं देना। ये जवाब देना, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना, ठीक है,
जिम्मेदारी को लेना अपने सर पे और ऐसी कठिन परिस्थितियों में स्ट्रॉन्ग डिसीजन के लिए अपने आप जिम्मेदार बन के आगे आना या अच्छे बुरे काम के लिए भी खुद को जिम्मेदार मानना, इसने शुरुआत की कि भाई मैं लोगों का शासन चला रहा हूँ तो मैं लोगों को जवाब भी दूंगा। तो इसका अगर मूल्यांकन में भी देखें तो ये इसका एक पॉजिटिव पॉइंट है। ठीक है, क्लियर, ये भी इसका एक पॉजिटिव पॉइंट है, ये भी इसका एक पॉजिटिव पॉइंट है। ठीक है, ये तो इसका अपना ही था। एकता व्यवस्था भी एक तरह से इसका पॉजिटिव पॉइंट है। ठीक है, अभी तक इसने अच्छे ही काम किए हैं। क्लियर, अब यहाँ पे तो इसके प्रमुख काम हो गए हैं। अब इसके कुछ हम देख लेते हैं। कुछ इसके 3 प्रमुख संत थे, जिस सूफी संत थे जिसका इसका अच्छा संबंध था, और इसके अलावा इसने 8 निर्माण कार्य कराए थे। ठीक है, कुछ 8 निर्माण कार्य कराए तो उस पर चलते हैं। ठीक है, तो हमारा अब टॉपिक है, देखो हमने इसकी आरंभिक कठिनाइयां देख ली, जो इसे कठिनाई आई थी शासक बनने में, इसके किए गए कुछ काम देख लिए। अब इसके देखते हैं निर्माण कार्य। निर्माण कार्य जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक पढ़े थे ना हमने, 4-5 काम कराए थे। उसने कुतुब मीनार का निर्माण स्टार्ट कराया था, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद, ठीक है, और कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया था। ठीक है, तो इसी तरह इसने भी कुछ काम कराए थे। इसका पहला काम है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार का निर्माण पूरा कराया था इसने। कुतुब मीनार का निर्माण किसने स्टार्ट कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसने निर्माण पूरा करवाया था, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु पहले ही हो गई थी इसके निर्माण से पहले। ठीक है, ये दिल्ली में पता ही है आपको, हौज शमसी। शमसी का वंश अपने वंश पे इसने हौज का मतलब होता है तालाब, अपने वंश के नाम पे एक तालाब बनवाया था। क्लियर, डायरेक्ट याद करने के होते हैं, बस मैं थोड़ा सा इन्हें जैसे हौज शमसी क्या है थोड़ा सा इजी करके चल रहा हूँ आपको, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। शमसी ईदगाह, ईदगाह आपको पता ही है, जहाँ पे ईद का जो त्यौहार होता है मुस्लिम समाज में, जहाँ पे एक मस्जिद में बहुत सारा मैदान होता है, पता ही है, बेसिक चीज़ है। ठीक है, शमसी ईदगाह का निर्माण कराया। दूसरा मदरसा है, चौथा मदरसा है मुइज्जी। मुइज्जी वही कुतुबी मुइज्जी जो सरदार थे, उन्हीं वंश के नाम पे मदरसा। एक नासिरी मदरसा। 2 मदरसे हो गए, ये 2 मदरसे हो गए, एक ईदगाह हो गया। ठीक है, ये हो गया। नागौर में अतारकीन का दरवाजा। नागौर कहाँ है? राजस्थान में एक शहर है। ठीक है, ठीक है। एक गंधक की बावली। बावली ऐसी होती थी, एक गहराई में एक जगह होती थी जिसमें पानी वगैरह भरा होता था। ठीक है, गहराई में, कुएं जैसा नहीं, कुएं से बड़ा, इसमें सीढ़ियां लगी होती थी, उसे बोलते थे बावली। ये गंधक की बावली थी। एक 8वां था इसका सुल्तानगढ़ी का मकबरा। देखो पहले करके देख लेते हैं। कुतुब मीनार का निर्माण पूरा कराया, फिर हौजे शमसी, फिर शमसी ईदगाह, मदरसा मुइज्जी, नासिरी मदरसा, 2 मदरसे, नागौर में तारकीन का दरवाजा, गेट बना देते थे रोड पे। ठीक है, गंधक की बावली और लास्ट सुल्तानगढ़ी का मकबरा। अब देखते हैं सुल्तानगढ़ी के मकबरे की एक खासियत है, ये 8 के 8 मोस्ट इंपोर्टेंट है। सुल्तानगढ़ी के मकबरे की एक खासियत है, इसका एक पुत्र था। ठीक है, इसने अपने पुत्र की मृत्यु के टाइम पे इसे बनवाया था। ठीक है, इसके पुत्र का जो नाम था, वो नाम था इसके पुत्र का नासिरुद्दीन महमूद नाम था उसके पुत्र का। उसकी मृत्यु पे इसने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, तो जो इसका पुत्र था, पहले लिख देते हैं यहाँ पे, अपने पुत्र की मृत्यु पे। ये जो मकबरा है ना, मकबरे की बात हो चुकी है, इसके पुत्र की मृत्यु पे बनाया था। अपने पुत्र की मृत्यु पे, मतलब इसके पुत्र की मृत्यु इसके टाइम पे हो गया था। ठीक है, मतलब इसके पुत्र की मृत्यु है जो इसके टाइम पे ही हो गई थी। अपने पुत्र की मृत्यु पे इसने सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनाया था। ऐसा आ सकता है क्वेश्चन, नाम भी ना ही आ सकता है कि इल्तुतमिश ने अपने पुत्र का मकबरा कहाँ मतलब जो अपने पुत्र के लिए मकबरा बनवाया था उसका क्या नाम है। ठीक है, तो सुल्तानगढ़ी का मकबरा था वो। ठीक है, अपने पुत्र की मृत्यु पर। इसके पुत्र का नाम क्या था? गयासुद्दीन अहमद, क्योंकि नाम में मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन था। गयासुद्दीन अहमद। एक फैक्ट और इसके साथ ही याद कर लो, जब यही कर रहे हैं, इसकी मृत्यु होती कब है? आपको मैंने एक चीज बताई थी इल्तुतमिश के इंट्रोडक्शन में, जब ये 1229 में बगदाद के खलीफा से उपाधि लेता है। बगदाद के खलीफा से जब ये शासन की स्वीकृति लेता है ना, शासन की स्वीकृति, उसी टाइम पे इसकी मृत्यु हुई थी, ये स्वीकृति के टाइम पे। ठीक है, कनेक्ट कर गए। जब इसने शासन की स्वीकृति ली थी 1229 में बगदाद के खलीफा से, तभी इसका पुत्र की मृत्यु हो गई थी। इसने अपने पुत्र का मकबरा बनवाया था, सुल्तानगढ़ी का मकबरा।
आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसमें तो देखो याद ही करने की होता है। उसके बाद आता है सूफी संत। कुछ 3 प्रमुख सूफी संत थे जिनसे इसका संबंध था अच्छा खासा। पहला था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ये वही कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है जिसकी याद में इल्तुतमिश ने, मतलब याद में, मेमोरी में, क्योंकि अच्छा सूफी संत था, कुतुब मीनार शुरू हुआ था। ये वही कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है। इसकी एक खासियत और है, इसी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने, पहली खासियत है कि शमसी तालाब बनवाने में इसकी सहायता की थी। शमसी तालाब बनवाने में सहायता की थी किसकी? इल्तुतमिश की। बनवाने में सहायता, कौन सा शमसी तालाब? यही होजे शमसी, इसी तालाब को बनवाने में सहायता की थी। दूसरा पॉइंट क्या है? कुतुब मीनार इसी के नाम पे, कुतुब मीनार, ठीक है, इसी की याद में। क्लियर ये चीजें। अब आता है बहाउद्दीन जकारिया। बहाउद्दीन जकारिया के बारे में हम बात कर चुके हैं इससे पहले कि जो सिंध में कुबाचा का शासन था उससे कोई खिलाफ रहा था। ये इसमें सिंध विजय में इसकी सहायता करी थी। किसकी? इल्तुतमिश की। तो सिंध विजय में सहायता की थी, सिंध विजय में सहायता। एक ये था जलालुद्दीन तबरेज़ी, बस इसके नाम याद रखने हैं। इसके अलावा इसके दरबार में 2 विद्वान भी थे, जैसे इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में भी थे। पहला था मलिक ताजुद्दीन, याद रखना है। दूसरा था मिनहाज उस सिराज, ठीक है। इसके बारे में एक चीज याद रखनी, मिनहाज उस सिराज ने इसने एक बुक लिखी थी। इसकी एक बुक थी जिसका नाम था, बुक मतलब पुस्तक, तबकाते नासिरी। इसे आगे भी मैं बताऊंगा अभी। तबकाते नासिरी, जो इन्हीं में ना, इन्हीं के क्रम में आगे एक सुल्तान आएगा। वैसे जब मैंने दिल्ली सल्तनत का इंट्रोडक्शन दिया था उसमें था नासिरुद्दीन महमूद, जो कि इल्तुतमिश का पोता था, ठीक है, और इस इलबरी वंश का आखिरी शासक था। तो जो नासिरुद्दीन, ये जो पुस्तक है मिनहाज उस सिराज ने लिखे तबकाते नासिरी, उसी नासिरुद्दीन महमूद शासक आएगा जो आगे, उसके बारे में इसमें लिखा हुआ है, उसी को समर्पित है, उसी को डेडिकेटेड है। तो जब हम नासिरुद्दीन महमूद पढ़ेंगे तब भी एक बार इसका जिक्र करेंगे। तो ये याद रखना कि ये किसके टाइम से बैठना शुरू हो गया था दरबार में? इल्तुतमिश के, जो आगे तक बैठेगा अभी, ठीक है, इसको याद रखना। अब आगे भी इस पे चलेंगे। इसके बाद कुछ छोटे छोटे से फैक्ट हैं, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा हमारा इल्तुतमिश। अब हम फैक्ट की तरफ को मूव कर लेते हैं। तो अब हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 1 2 3 4 फैक्ट है, जिसके बारे में हम देख लेते हैं लास्ट इसका। इससे पहले एक छोटी सी चीज नोट कर लो, इसी में फैक्ट में इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, जब ये इल्तुतमिश राजा था, शासक था, इसका पीएम मतलब प्रधानमंत्री कौन था? निजाम मुल्क जुनैदी। याद रखना नाम, निजाम मुल्क जुनैदी, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो हम बात करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं 1221 से। देखो 1221 में क्या होता है, थोड़ा सा ना पीछे जाते हैं हम। हमने पढ़ा था कि जब इसने कुबाचा का दमन किया था उस टाइम पे क्या हुआ था, ईरान का जो शासक था ख्वारिज्म शाह, उसका लड़का मंगवर्णी मंगोल आक्रमण से बचने के लिए मुल्तान की साइड का, पेशावर का एरिया उसने कब्जा लिया था। इस टाइम पे इल्तुतमिश ने क्या किया था, आपको पता है, 2 तरफ से हमला किया। कुबाचा की देखा को वीक हो गया है, वहां पर गया। तो उस टाइम मंगवर्णी अभी जिंदा है, मंगवर्णी से कोई लड़ाई नहीं की है इसने, ठीक है, मंगवर्णी से तो इसका कोई मतलब ही नहीं था, ठीक है। 1221 में क्या होता है, ये जो मंगवर्णी है इसके बारे में हम बात कर ही चुके हैं। अब आपको बिल्कुल डिटेल बताने की जरूरत नहीं है मुझे दोबारा से कि मंगवर्णी कौन था, बस ये याद रखना है। ये मंगवर्णी क्या करता है, मंगवर्णी के पीछे लगा हुआ था मंगोलों में कौन? चंगेज खान। चंगेज खान मंगवर्णी के पीछे पीछे ना, इसके चक्कर में दिल्ली की जो सीमा रेखा है वहां तक पहुंच गया था। दिल्ली की सीमा रेखा उस टाइम सिंधु नदी थी। सिंधु नदी से इधर का एरिया था दिल्ली सल्तनत, उधर का एरिया ये इसके अंडर में आता था, गजनी के, ठीक है। तो ये मंगवर्णी पहले तो पेशावर की तरफ आता है, फिर ये और अंदर आता है और दिल्ली की सीमा पे आके एक पैगाम भिजवाता है। कहानी है इसके पीछे, छोटी सी है, थोड़ा सा इसमें कंप्लीट हो जाएगी। मंगवर्णी क्या करता है, ईरान का शासक है और चंगेज खान से बचता हुआ सोचता है कि मैं दिल्ली सल्तनत में घुस जाता हूँ, मतलब शरण ले लेता हूँ, छिप जाता हूँ कि दिल्ली सल्तनत का राजा मुझे छिपा ले तो मैं बच जाऊँगा। तो उसके पास पैगाम भिजवाता है अपने दूतों को भेज के या मैसेंजर को भेज के कि जाओ दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश के पास जाओ और उसको बोलो कि भाई ईरान का शासक आपसे पनाह मांग रहा है। तो जब इसके पास इल्तुतमिश के सामने आ जाती है प्रॉब्लम, देखो इल्तुतमिश है, एक तरफ क्या है, एक तरफ तो ईरान का शासक मंगवर्णी है,
दूसरी तरफ क्या है, ये मंगोल है। अब इसके सामने प्रॉब्लम ये आती है कि भाई मंगवर्णी है ईरान का शासक, अगर मैं वो मेरे से पनाह मांग रहा है, अगर मैं मंगवर्णी के शासक को पनाह देने से मना कर दूं, शरण देने से, तो मैं ईरान से दुश्मनी हो जाएगी। ईरान का शासक कहेगा चलो ठीक है, अभी मैं मजबूर हूँ, तुमने मुझे शरण नहीं दी है, कल जब मेरा टाइम सही आएगा मैं तुम्हें नहीं छोड़ दूंगा कि यार ईरान के शासक से प्रॉब्लम है इसे। दूसरा, अगर इसने अपने राज्य में छिपा लिया तो मंगोल पहले से आपको पता है कितने खतरनाक है, जो ईरान के शासक तक को भगा सकते हैं कि यार इस चक्कर में मंगोल हमसे गुस्सा होकर कहीं हमारे दिल्ली पे भी ना आक्रमण करते। तो दिल्ली अभी अभी स्टार्ट हुआ है, 1206 में तो राजा कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट ही किया था। अभी नया नया इसने काम स्टार्ट किया है 21, अब देख लो मुश्किल से 15 साल हुए हैं, नया नया राज्य है, अभी इतनी पावर भी नहीं है कि यार बना बनाया राज्य खत्म हो जाएगा, मैं बड़ी मुश्किल से इतने अच्छे अच्छे काम करके अपना राज्य चला रहा हूँ। वो फंस जाता है कि शरण दूं इसको तो प्रॉब्लम, ना दूं तो प्रॉब्लम, तो क्या किया जाए। तो उस टाइम में बहुत तकड़ी कूटनीति का प्रयोग करता है, क्योंकि दिमाग वाला तो था ही। अब देखना इसकी कूटनीति क्या काम आती है। ये जाता है मंगवर्णी से मिलता है और मंगवर्णी को क्या बोलता है, डायरेक्ट नहीं बोलता है कि भाई आप मुझे शरण ना दो, इसको मंगोल से बचना है और मंगवर्णी के गुस्सा होने से बचना है कि मंगवर्णी अभी तो कुछ नहीं कर पाएगा, बट कल को जब ये सही स्थिति में होगा, मंगोल चले जाएंगे, फिर से पावरफुल होकर दुश्मनी तो हो ही जाएगी। तो भविष्य का भी देखता था, दूरदर्शी था ये। तो इसे आके कहता है कि मंगवर्णी को कि हे राजा, आप तो ईरान के इतने बड़े शासक हो, इतनी बड़ी आपकी शानो शौकत है, आपको तो इतना मतलब अमीर शासक हो, इतनी बड़ी शानो शौकत के साथ रहने आए हो, आप मेरे से शरण मांग रहे हो। मैं तो एक छोटा सा गरीब राजा हूँ, मेरे पास तो छोटी सी सल्तनत है, कि अगर मैं आपको कहीं पे भी छिपाऊंगा, इतने शानो शौकत वाले इतने अमीर राजा को कहीं पे भी, अमीर मतलब धनवान राजा को कहीं पे भी छिपाऊंगा, उसका वो कहीं पे छिप नहीं पाएगा, वो उसका पता चल जाएगा कि मेरे जैसे, ऐसे समझ लो कि आप गरीब हो, आपका घर छोटा सा है, नॉर्मल है, और आपके घर में कोई अमीर रहने के लिए आ जाए, पैसे वाला लोग, वो अपनी गाड़ी के साथ अपने कपड़े वपड़े, जो वो बाहर निकलेगा, गली मोहल्ले में घूमेगा, उसकी गाड़ी खड़ी हुई देखेगी, आसपास के मोहल्ले वालों को तो एकदम पता चल जाएगा ना कि यार इसकी, ये तो गरीब आदमी, इसके पास गाड़ी तो है नहीं, अब 1-2 करोड़ रुपए वाली गाड़ी कहाँ से आ गई। और जो इसके घर में आदमी रह रहा है कि महंगे महंगे कपड़े पहनता है, महंगे महंगे मोबाइल चलाता है, यार ये तो गरीब आदमी है, इसके घर में इतने, ये अमीर कौन आ गया है। अगर गरीब ही आ जाएगा उसके यहाँ मेहमान बन के, लोगों का इतना ध्यान नहीं जाएगा कि कोई होगा, तो कि आप दूर से पहचान में आ जाओगे, मेरे जरा इस उसमें तो छिपा नहीं पाओगे मैं तो गरीब हूँ, मेरी इतनी मतलब हैसियत नहीं है कि जितने अमीर आप हो। तो इससे क्या होता है, ये डायरेक्ट भी मना नहीं करता है, ऐसा सुन अपने आप को मंगवर्णी से गरीब दिखा देता है, छोटा दिखा देता है। इस बात पे राजा क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, अरे वाह, इसने तो भाई मेरी तारीफ की है कि मैं इतना बड़ा राजा हूँ, मैं गरीब, मैं छोटा सा गरीब राजा, आपको कहाँ छिपाऊँ। तो मान जाता है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इससे नाराज भी नहीं होता है, क्योंकि इसने तारीफ ही की, अपने आप को कमज़ोर दिखा दिया। अगर कहता है कि भाई मैं नहीं तेरे को दे रहा हूँ, पूरा गुस्से में आके बराबर के लेवल पे बात करता, तो गुस्सा हो जाता है, ये देखता है ये तो छोटा आदमी, मुझे कहाँ छिपा पाएगा, खुद कह रहा है मैं गरीब हूँ, तो यहाँ से चला जाता है। कौन, मंगवर्णी। इससे क्या होता है, इल्तुतमिश की कूटनीति ये रही, एक साइड पे इसने मंगवर्णी को गुस्सा भी नहीं होने दिया, पनाह भी नहीं दी और गुस्सा भी नहीं करा, उसकी तारीफ कर दी। दूसरी तरफ इसके पीछे पीछे मंगोल आ रहा था, मंगोल में चंगेज खान दिल्ली सीमा तक आ गया था, बाउंड्री तक, इधर मंगोल खड़ा था, इधर अपना दिल्ली सल्तनत है। तो था कि भाई अगर ये पनाह देगा तो मैं इसको अटैक करूंगा, इसको तो इस पे ईरान पे अटैक करना ही था, इसके शासक पे। तो जब ये इसको भगा देता है मंगवर्णी को, दिमाग से खेल के तारीफ करके, तो मंगोल क्या करते हैं, सीमा पे तो आ जाते हैं, फिर देखते हैं भाई इसने तो पनाह दी नहीं, अब हमारी इससे कोई लड़ाई नहीं है तो तुम इससे, तो वापस चले जाते हैं। मतलब मंगोल पे अटैक नहीं करते, एक तरह से मंगवर्णी को शरण भी नहीं देता है, मंगवर्णी को अपने खिलाफ भी नहीं करता है, गुस्सा दिला के तारीफ करके भेज भी देता है, और शरण ना दे के मंगोलों को भी अटैक करने से बचा लेता है। ये इसकी बहुत बड़ा काम हुआ था 1221 में। क्लियर, 1221 में ये चीज़ होती है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, मैंने बहुत ईजी वे में ट्राई किया है आपको कहानी की तरह समझाने की। दूसरा काम 1229 में बताया था, ये खलीफा से शासन की स्वीकृति प्राप्त करता है, खलीफा से स्वीकृति लेता है शासन की। कौन था खलीफा, बगदाद का खलीफा से स्वीकृति काहे की, शासन की। और कौन था खलीफा उस टाइम बगदाद का, अब्बासी वंश का, अल मुंतसिर बिल्लाह। क्लियर, ये बात हमारी पहले ही हो चुकी है। इसी टाइम पे मैंने बताया था इसके बेटे, अभी बताया था इसके बेटे गयासुद्दीन महमूद की मृत्यु हो गई थी, जिसकी याद में इसने सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनाया था। अब इम्पोर्टेंट आता है 1232 से 33। इस टाइम में क्या करता है, ग्वालियर की विजय करता है।
कहाँ की? ग्वालियर। ग्वालियर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ग्वालियर की विजय करता है, वहाँ के राजा को हरा के ग्वालियर की विजय करता है। कौन? इल्तुतमिश। इस विजय के बाद ये क्या करता है, इसकी जो लड़की है इल्तुतमिश के बाद, इसकी लड़की कौन है? ये जो है इसकी पुत्री है, जो इसकी अपनी पुत्री रजिया सुल्तान को अपनी उत्तराधिकारी घोषित कर देता है। ये फैक्ट याद रखना, इससे अगली वीडियो में जब बात होगी काम आएगा। रजिया सुल्तान को उत्तराधिकारी, यानी कि भाई मेरे बाद अगला शासक या शासिका रजिया सुल्तान बनेगी, उत्तराधिकारी यहीं पे घोषित कर देता है। ये मतलब अपने जीते जी इसने घोषित कर दिया, मतलब आगे ताकि मेरे मरने के बाद लड़ाई न रहे कि कौन बनेगा शासक। ठीक है, पहले घोषित कर देता है किसको? रजिया सुल्तान को। और रजिया सुल्तान के नाम से ही सिक्के भी चलाता है उसी टाइम। रजिया सुल्तान के नाम से सिक्के। अब देखो 3 तरह के सिक्के चला दिए इसने, जित्तल टंका, चांदी का टंका और तांबे का जित्तल, और साथ में रजिया सुल्तान के नाम के सिक्के भी चलाता है। कब? 1232-33 में ग्वालियर विजय के बाद इसने बोल दिया कि मैं अब मेरे बाद मेरा अगला राजा या अगले शासक कौन होगा? मेरी पुत्री रजिया सुल्तान, जो कि एक लड़की है, और इसी के नाम से सिक्के भी चलाता है। ठीक है, अब आता है 1236। ये याद रखना, इसने घोषित कर चुका है। 1236 में इसका भी खोखरों के विरुद्ध संघर्ष होता है। वही खोखरों के विरुद्ध, जिसके विरुद्ध संघर्ष में मोहम्मद गोरी मारा गया था। खोखरों के विरुद्ध संघर्ष वहीं पे सिंध के एरिया में संघर्ष होता है। आपको याद होगा मोहम्मद गोरी कब मरा था? मार्च 1206 में। तो ये मरता है अप्रैल 1236 में ये मर जाता। ऐसे याद रखना, वो मार्च में मरा था, ये अप्रैल में मरा, वहीं पे मरा खोखरों के वहीं पे। 1236 में ये मर जाता है। कौन? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश की हो जाती है मृत्यु। क्लियर? वही 1211 से 1236। अब ये याद रखने वाली बात यह है कि इल्तुतमिश का मकबरा कहाँ है। याद होगा आपको, कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ है? लाहौर में। इल्तुतमिश का मकबरा है महरौली में। महरौली कहाँ है? दिल्ली में, जहाँ पे कुतुब मीनार है, जहाँ पे कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है। महरौली में इसका मकबरा है। किसका? इल्तुतमिश का। अब आप देखना, इल्तुतमिश ने पहले ये याद रखना, अगली वीडियो में किसी भी बात करेंगे जो इसको कनेक्ट कर जाएगा उसको समझ में आएगा कि 1232-33 में ग्वालियर विजय के टाइम पे रजिया सुल्तान को इसने अपना उत्तराधिकारी जीतते जी घोषित कर दिया कि मेरे बाद राजा कौन बने, अगला शासक कौन बने? रजिया सुल्तान। अब कहानी क्या होगी वैसे हम डिटेल में देंगे, मैं अभी इंट्रोडक्शन देता हूँ। जैसे इसकी मृत्यु हो जाती है, शासक रजिया सुल्तान की जगह बहरम शाह बनता है। ठीक है, वो क्या होगी कहानी, क्या नहीं होगी, फिर कैसे रजिया सुल्तान बनेगी, उसकी बात करेंगे हम इससे अगले चैप्टर में। आज हमने पढ़ा इल्तुतमिश के कठिनाई, इल्तुतमिश के अपने राज्य में किए हुए काम, उसके निर्माण कार्य, और ये कुछ फैक्ट कहानी की तरह, और सारे के सारे इंपॉर्टेंट आज के सेशन में पूरा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बचता है मृत्यु हो गई, इसके बाद बचेगा इल्तुतमिश का मूल्यांकन, उसके बाद जब ये बहरम शाह को शासक बनाया जाएगा। आज हमारे यहाँ तक का कंप्लीट हो गया। बहरम शाह को कैसे हटा के फिर रजिया सुल्तान शासक बनेगी, उसका बेसिक इंट्रोडक्शन लेके रजिया सुल्तान का हम पूरा करने की ट्राई करेंगे। हो जाएगा वैसे आराम से। तो अब हम इसके बाद करेंगे आगे की बात। आज हमारा इल्तुतमिश की मृत्यु तक का ये गुलाम या मामलुक वंश कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको मेरा ये सेशन भी अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इसको शेयर कीजिए। अगर आपको कोई भी फीडबैक है मेरे लिए तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। ठीक है, तो अब अच्छे से पढ़िए, तब तक के लिए आप पढ़ाई कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तब तक रेडी होती है, वेट कीजिए, पढ़ाई कीजिए इसको, और पिछले को भी रिवीजन करते रहिए अच्छे से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी उसको भी ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए टेक केयर।